हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्किल। और हमने प्रीवियस क्लास में टाइम एंड टेंस की बात की थी। वी वर टॉकिंग अबाउट टाइम एंड टेंस। तो ये क्लास भी हम वहीं से रिज्यूम करते हैं। तो जब हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था वहाँ से शुरू करते। तो हम आप वर्ब की बात कर रहे थे कि टाइम एंड टेंस में जो कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड टेंस, तो टेंस का जो मतलब होता है वो होता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वी थर्ड या वी फोर्थ या वी फिफ्थ। और लास्ट क्लास में मैंने इनको बताया था बच्चों को, और जो अभी कुछ हमारे क्लास से जुड़े हैं जो भी फ्रेंड्स, वो एक बार मेरी लास्ट क्लास, इससे पहले वाली क्लास जो है उसको देख लेंगे एक बार, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, और जो फिफ्थ है इस वर्ब में आपको पता है SCIS लगा करके इसको सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर फॉर्म यानी जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, डोअर सिंगुलर हो जाता है, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। सेकंड फॉर्म आप जानते हैं, थर्ड और फोर्थ, यानी जो ING वाली फॉर्म होती है, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, जीरंड या पार्टिसिपल, तो ये आपकी फोर्थ फॉर्म है, ऐसा समझ लीजिए। तो हम ये बात कर रहे थे फ्रेंड्स के ये जो आपका टाइम है, ये टाइम और ये आगे टेंस, ये टेंस डिसाइड नहीं कर सकते आप, यानी वर्ब की फॉर्म को डिसाइड नहीं कर सकते जब का आपको टाइम का पता ना हो। यानी वो टाइम प्रेजेंट है या वो टाइम पास्ट है या वो टाइम फ्यूचर है, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अभी वो लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, 1-2 मिनट करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा होगा कि आपने ज्यादातर जो एकेडमिक्स लेवल में बच्चों की क्लास होती है वो ज्यादातर टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, इवन 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो टेंस का मतलब ये है, वो समझता है बच्चा कि हमने वो सीख लिया है। जबकि आप जब आगे बढ़ते हो, और ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स लेवल पे नहीं आते हैं एरर, वहां भी आते हैं, और 11, 12 में तो होते ही होते हैं, और आगे जितनी भी कॉम्पिटेटिव क्लासेस है वहां आते हैं, तो आपके एरर फाइंड करने के लिए आते हैं, और एरर डिटेक्शन होता है, सेंटेंस को इंप्रूव करना होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिलर्स होते हैं। तो ये सब डिपेंड होगा। अगर वो टेंस के चैप्टर से कोई क्वेश्चन डाला गया है तो ये 100% बात है कि वहां टाइम का कॉन्सेप्ट जरूर होगा। बिना टाइम का कॉन्सेप्ट के वो टेंस का जो फॉर्म है उसे आप डिसाइड कर ही नहीं सकते कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है, फ्यूचर है, क्योंकि वहां इंडिकेशन होगा ही। बिना टाइम, वो चाहे फ्रेज में होगा, वो चाहे कोई एक वर्ड होगा, वो 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेज यानी जिसको कहते हैं, तो वो आपको एक हिंट देगा, एक इंडिकेशन देगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको वर्ड को डिसाइड करेंगे। तो आज शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस की बात। तो देखिएगा, इन 5 फॉर्म को डिसाइड करना आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अब आप जिनको टाइम को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है, वही जो आपने टेंसेस पढ़े हैं, कि अगर आप इन टाइम को बात करें, चाहे वो प्रेजेंट की हो और चाहे वो आपकी पास्ट की हो और चाहे वो आपकी फ्यूचर की हो, तो इनमें सब में एक कॉमन बात है, क्या कि इसमें आपके टाइम को ऐसे डिसाइड करते हैं जैसे कि आप बोलते हो इंडेफिनिट बोलते हो, फिर आप बोलते हो कॉन्टिन्यूअस, फिर आप बोलते हो परफेक्ट, और आप बोलते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिएगा, तो वो प्रेजेंट के 4 टाइम होते हैं, ऐसे आपको पास्ट में 4 टाइम होते हैं, और ऐसे फ्यूचर में भी आपको 4 टाइम होते हैं। तो ये 4, 4, 4 होकर के 12 बन जाते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं। वैसे मैं एक और बात बता दूं कि जो आपके टाइम ही है, क्योंकि 4, 4 होकर के 12 हो गए, तो एक टाइम है। वैसे इनकी ज्यादा इंग्लिश में जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन क्या है, क्योंकि हिंदी मीडियम से है, दूसरी बात हमारी जो है, या इंग्लिश मीडियम से जैसे भी है, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है मदर टंग, तो हमारे लिए तो फॉरेन लैंग्वेज ही है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा समझने के लिए, इजी करने के लिए होता है। जबकि इनका सही बताऊं कि इनको कई सारी चीजें ऐसे हैं जो
कॉन्सेप्ट से बाहर है, यानी जरूरत भी नहीं पड़ती है। और अगर वो पढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडेफिनिट की बात करें या परफेक्ट की बात करें या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो नाम इनका कैसे डिसाइड किया ग्रामेरियन ने, खासतौर से जो हिंदी में लिखने वाले हैं इंग्लिश को, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अभी उधर नहीं ले जाना चाहता हूं। एक बात समझिएगा, मान लो आप इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट का, फ्यूचर का। तो जो फ्यूचर में तो हम मान सकते हैं कि फ्यूचर का इंडेफिनिट होता होगा। मान लो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो चलो मान भी लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि डेफिनिट होता ही नहीं, फ्यूचर में वो काम होगा या नहीं होगा। तो वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है कि वो फ्यूचर है, क्योंकि वो इमेजिनेशन है एक तरह से। लेकिन अगर आप दूसरे टेंस की बात करें, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो केवल जो हिंदी में लिखने वाले ग्रामेरियन है उन्होंने वो उसकी पहचान डाल दी बच्चों को केवल समझाने के लिए, जबकि वो सही भी नहीं है। देखिएगा, अगर आप ये लिखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, मान लीजिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बताया गया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ आती है, फिफ्थ कब या एस वाली, चलो ठीक है, हमने मान लिया। अब उसकी पहचान बताते हैं कि हैबिचुअल एक्शन और ये जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह सब हो गए, या वो रोजाना स्कूल जाता है, या जो भी हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं यूं कहूं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टाइम का भी जो नाम इनके टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जो इनका नाम रखा है, उनमें भी केवल बच्चों को सिखाने के लिए रखा है। ये नहीं कि इनसे बहुत ज्यादा कुछ फायदा मिलने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है, समझना गौर से, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर थोड़ा सा भी आप जानते हो, थोड़ी सी भी नॉलेज किसी को है, और इतना नहीं कि वो नहीं जानते, ये ज्यादातर जो भी क्लास देख रहे हैं वो जानते हैं सब, तो ये पक्की बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस 100%। क्योंकि सन राइजेस, सन सिंगुलर हो गया, राइज में एस लगा दिया, आपको सिंगुलर हो गया, इन द ईस्ट, तो ये पक्की बात है 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इसका जो नाम रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां को लिखता हूं, इसको बाद में करेंगे। तो देखिएगा इंडेफिनिट वर्ड क्या होता है, और इंडेफिनिट का अगर आप एंटोनिम देखें तो क्या होता है, डेफिनिट। तो मुझे बताइएगा जो प्रेजेंट में काम होता है, जो पक्का है, फिक्स्ड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ डेफिनिट होना चाहिए या इंडेफिनिट होना चाहिए? अब आप देख लीजिएगा, हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। आप सन का राइज होना ईस्ट में, ये प्रेजेंट जो मान लिया हमने, मान लिया प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट कैसे हो गया? ये इंडेफिनिट कैसे है? सूरज पूरब में निकलता है, डेफिनेट है। पश्चिम में छिपता है, डेफिनेट है। जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब्स है, तो ये तो डेफिनेट होती है। लेकिन नाम क्या रखा ग्रामेरियन ने हिंदी में लिख करके? क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक और देखो, मान लो आपने ये सेंटेंस लिखा कि इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। गौर से सुनना, इंडिया आजाद हुआ 1947 में। तो ये 1947 पास्ट का टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये टाइम डाल दिया। टेंस को आप देख लेते हैं उसकी फॉर्म को, तो आप देखिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, बिल्कुल सही। और जो V2 होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। पक्की बात है, कोई भी बता देगा जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो इस टेंस को वो बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट ही बताएगा, है भी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि ग्रामेरियन ने पास्ट इंडेफिनिट क्यों कह दिया है। क्या ये डेफिनेट बात नहीं है? इंडिया का 1947 में आजाद होना, क्या ये डेफिनेट नहीं है? तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों है भाई?
अब ये टेंस के चक्कर में आपको फंसा करके, और वो जो बेड़ा किया गया है इंग्लिश का एकेडमिक लेवल पे बच्चों का, वो है ये प्रॉब्लम की बात, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि सेकंड फॉर्म कब डालते हैं, क्यों फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ यानी एसएस वाली फॉर्म क्यों डाली जाती है, किस कंडीशन में, वो पता नहीं है। कॉन्ट्रास्ट बनाते क्यों है वो पता नहीं है, या कॉन्ट्रास्ट का परफेक्ट कब बनेगा, परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट का टाइम एक्सप्रेशन आने पर परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट भी बनता है, और मजे की बात यह है कि परफेक्ट भी बनता है। और एक और मजे की बात बताऊं, क्योंकि अभी तो आएंगे लेकिन ज्यादा नहीं बता सकता, कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको आपने परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट में दोनों में बना सकते हैं, दोनों में मीनिंग सेम होता है। लेकिन आपको ये बता दिया गया ये परफेक्ट अलग है और ये परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट अलग है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट में, कुछ कंडीशंस में, कुछ जगह ऐसा है कि दोनों बिल्कुल इक्वल है, इससे बोलो या इससे बोलो दोनों का मीनिंग एक होता है। और कुछ जगह ऐसा है कि आप परफेक्ट नहीं बना सकते, परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट ही बनेगा, और कुछ जगह ऐसा है केवल परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट नहीं जाएगा तो परफेक्ट ही जाएगा, वो नहीं बताया जाता, केवल वो बता दी जाती है कि हाँ ये पहचान है, इसमें आपका तातीते आ गया, या इसमें चुका आ गया, या इसमें रहा आ गया, तो आप कॉन्ट्रास्ट बना लीजिएगा। फिर वही वाली बात आ गई जो हम कल कर रहे थे डिस्कस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो मुझसे नहीं हो रहा है काम, क्योंकि जब तक वो ठीक से सफाई नहीं होगी, जब तक आप सही से कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक वो काम चलने वाला है नहीं। एक बार इसे देखिएगा, मैं साफ कर रहा हूं बस, क्योंकि काम कुछ और करना था और मैं फिर उधर चला गया। कल वाली क्लास पे वापस आते हैं तो आपको समझ गए होंगे क्या कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, इनके नाम रखने में भी गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्यों है वो देखिएगा। अब आते हैं, खैर आप ज्यादा मत सोचो, अभी जब मैंने इसका जिक्र किया है तो कुछ ना कुछ तो बताऊंगा ही आपको, ऐसा हो नहीं सकता। तो वापस आते हैं, तो इन टाइम को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड कर लेते हैं, और इनको फिर इंडेफिनिट, या इसको आप कॉन्टिन्यूअस, या इसको आप परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्लियर, यहां तक आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके 4 पार्ट्स हो गए, और 4 और ये 3 है, इसका मतलब 12 पार्ट्स हो गए। चलिएगा देखो, इंडेफिनिट की बात करते हैं। चलो पहले तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, लेकिन अब तो समझना है, बाद में तो मैं बताऊंगा, अभी चलने दो। प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की, कोई सा भी इंडेफिनिट हो तीनों में से, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फिफ्थ और वर्ब की सेकंड, ये फॉर्म यूज होती है इंडेफिनिट में। अब क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट और फिफ्थ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में बताऊंगा इनको वी सेकंड और वी फर्स्ट भी होती है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में वी फर्स्ट। यानी कुल मिला के यह कि तीनों इंडेफिनिट की अगर बात करें तो यहां पर हमारी वी फर्स्ट और वी फिफ्थ एसएस वाली या वी सेकंड से ही काम चलता है, इससे अलग आती नहीं है। अब देखिएगा 5 फॉर्म में से 3 फॉर्म इंडेफिनिट में चली गई, आप केवल कितनी फॉर्म बची हैं? 2 बची हैं। अब देखिएगा, अब आते हैं, ये तो हो गया आपका इंडेफिनिट। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस की तरफ, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वी फोर्थ आती है। वी फोर्थ का मतलब होता है जब आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। अब आते हैं परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा वी थर्ड आती है। अब देखिएगा, और अब बचा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, देखना, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इससे पहले बस एक वर्ड लगा हुआ परफेक्ट। तो जब कॉन्टिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है तो वी फोर्थ तो आनी है, जिसमें आईएनजी लगता है। और इसलिए आपने देखा होगा, जब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका नाम परफेक्ट भी है, और परफेक्ट को थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए इसमें वो थर्ड फॉर्म बी की बीन भी आ जाती है। दोनों ही काम करता है, परफेक्ट भी है ये, बीन मांगता है, और कॉन्टिन्यूअस भी है तो ये आईएनजी भी मांगता है। बात समझिएगा, परफेक्ट को हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए, तो परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो चाहिए, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए बी की फॉर्म बीन आ जाती है, और आईएनजी वाला पोर्शन तो आना ही है, तो इसलिए वी फोर्थ के साथ साथ क्या लगा होता है यहां? बीन, और उससे पहले एक्सिलरी वर्ब तो सभी सेंटेंस में आनी, इसको कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, ए भी याद रखना। हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं इसको, और ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं।
वी थर्ड होगी आपकी, ये भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब लेगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के आपकी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। वी फोर्थ है, यहां भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब एबी, यानी ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं आप। दोबारा समझिएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब के बिना नहीं आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऑक्सिलरी वर्ब लेगी, और फोर्थ फॉर्म यहां भी है तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब लेगी। इसलिए आपने देखा होगा यहां बीन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये समझिएगा कि क्यों। दोबारा समझिएगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट को थर्ड फॉर्म भी चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस को आईएनजी भी चाहिए। इसलिए वो समझ में आज तक नहीं आया कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनमें आपका बीन कहां से आ जाता है। हाँ, ये हो बात। दोबारा समझिएगा, इंडेफिनिट चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, फर्स्ट और फिफ्थ और सेकंड फॉर्म आएगी। तीनों इंडेफिनिट को मिला के कौन कौन सी आएगी वो बताऊंगा। जब भी आप कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फोर्थ आईएनजी। जब भी आप परफेक्ट की बात करेंगे, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का है, तो आप वहां पर यानी ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस वी थर्ड आएगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस तो पहले है ही, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आती है तो आईएनजी तो रहेगी। अब क्योंकि इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट के लिए आपको एक थर्ड फॉर्म भी चाहिए, बीन। इसलिए हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीन और प्लस वी फोर्थ, ये आपका पूरा का पूरा 12 के 12 जो टाइम है या उसको टेंस आप कहते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होता। बस इसी को लगाना सीखना है, यही आपका टाइम एंड टेंस है। अब यहां तक देखिएगा, कुछ समझ आया नहीं आ रहा, आराम से इसको कई बार देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ये लिख रहा है एवी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसको हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो कुल मिला के कि जब आप आईएनजी फॉर्म डालते हो टेंस में तो उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वी थर्ड को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो याद रखना, वी फोर्थ यानी चौथी फॉर्म आईएनजी वाली और वी थर्ड को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के, इनको बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आप यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ और सेकंड आती है, और ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिएगा, ये टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब इसी पे हमें आगे बढ़ना है। 1 मिनट कॉपी कीजिएगा या इसका शॉट लीजिएगा स्क्रीन और देखते हैं आगे। चलो, ओहो बच्चों, बहुत मिसकंसेप्शन है। ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब एकेडमिक लेवल पे बच्चे होते हैं, अगर वहां सही से वो पढ़ लें और ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आगे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली होती नहीं। अब देखो, एक सेंटेंस बताता हूं, वैसे ही देखो, पढ़ाना तो शुरू करेंगे अभी, लेकिन पहले देखिएगा। अगर मैं सेंटेंस को चल रहा है और मैं ये डाल दूं इसमें 4 5 years, ये मैंने लिख दिया मान लीजिए, तो ये लिखने पर आपको कैसा लग रहा कि 4 देख लिए जो आपने एकेडमिक लेवल पर देखा, तो आपको ये लगेगा शायद ये यहां जब टाइम आ गया फॉर 5 years तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही। लेकिन सेंटेंस में मैंने ये डाला कि आई studied in this school, और आगे सेंटेंस है फॉर 5 years। I studied in this school for 5 years। अब मुझे बताइएगा, जब यहां पर फॉर 5 years आ गया तो आपको जो आपने पढ़ा है एकेडमिक्स लेवल पे, तो आपको ये पता कि जहां पर ये टाइम आ गया फॉर 5 years तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही बनाना है। क्लियर? हाँ, लेकिन मुझे बताइएगा, ये तो आपने नहीं सोचा होगा, हो सकता है सेंटेंस में एरर ना हो, क्या पता ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना बनता हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पहले तो ये देखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। याद रखना, जो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है वही सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जा सकता है। जो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, यानी जिसमें काम प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है, काम नहीं चल रहा है,
उसे आप परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट भी नहीं बना सकते। अब मान लीजिएगा कोई इंसान है जो 60-70 साल का है, बूढ़ा हो गया, वो किसी दिन कहीं से गुजरा, किसी सिटी से या कहीं किसी बस्ती से, और उसने देखा एक स्कूल जिसमें वो कभी पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस स्कूल में 5 साल पढ़ा था। तो मुझे बताइएगा 5 साल पढ़ा था, अगर आपने कह दिया कि आपने कह दिया अगर आई हैव बीन स्टडिंग, मान लो आई हैव बीन स्टडिंग, ऐसे कुछ कह दिया आपने, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अभी भी पढ़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि 5 साल से पढ़ रहा है, यानी उम्र उसकी 80 साल हो गई है, बचपन से पढ़ रहा होगा। क्या कमाल की बात है, क्या इलॉजिकल बात है। तो आपको यह तो नहीं बताया गया कि टाइम एक्सप्रेशन यानी सिंस का या फॉर का यूज तो इंडेफिनिट में भी किया जा सकता है। और आपके दिमाग में यह ठूस दिया गया, वो या ग्रामरियन ने जो किताबों ने, कि अगर आपको यह दिख जाए सिंस फॉर या टाइम एक्सप्रेशन ड्यूरेशन, तो तुरंत आप उसे परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में डाल दो। अब देखिएगा क्या क्या प्रॉब्लम है। आई स्टडीड इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मैं इस स्कूल में 5 साल तक पढ़ा था। उस 80 साल या आपने ही कभी गए और 10 साल 5 साल के बाद वहां पहुंचे, आपने कहा कि मैंने ये 10 साल यहां रहा हूं, उसके बाद अब तो नहीं रहते आप। वो तो पास्ट का काम था, पास्ट में खत्म हो गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर जब पास्ट में, तो चलो हैव बीन छोड़ो, यहां पर हैड बीन लगा दो। हाँ, ये भी सोच रहे होंगे, हैड बीन स्टडीइंग कर दो। ये अभी भी नहीं बनेगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। मैंने अभी क्या बताया था, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बन रहा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनना। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बन रहा है क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक्शन कंप्लीट हो गया पास्ट में। और दूसरी बात यह है, जब आगे बढ़ेंगे तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है, उनको कुछ टाइम या कुछ क्लॉज की जरूरत पड़ती है, वो जाकर के तब कंप्लीट मीनिंग देते हैं अपना क्लॉज के साथ। तो इसलिए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है नहीं है और आगे कुछ इंडिकेशन है नहीं कि तब उस वक्त या उससे पहले या जब वो आए थे, जब मुझसे मिले थे, उस वक्त से काम चल रहा था, तब हम मान लेंगे इसको। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आप देखिएगा। तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन आप इसे ये बना बैठोगे जबकि ये बनेगा नहीं। दूसरी बात सुनो, एक और देखो मजे की बात। चलो, मुझे एक और बात याद आ गई। आप सभी जानते हो, जैसे कि विराट है, विराट कोहली। विराट हंड्रेड मैचेस सिंस 2010। अब देखिएगा फिर वही प्रॉब्लम है क्या, कि यहां भी आ गया टाइम सिंस फॉर आते ही, वो दिमाग में है कि आपका परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट जाना चाहिए। तो अगर हम ये यहां लिख दें, ये देखो कि हैज बीन प्लेइंग या हैज प्लेड, तो दोनों इस इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो, ये एक जो आपका समझने का तरीका है, टाइम एक्सप्रेशन को देखने के बाद में लगता है कि आप वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही बनाना, तो 99% बच्चे वो यहां जाएंगे कि सर क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है, सिंस 2010 से काम चल रहा है, हैज बीन प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइएगा, हैज बीन प्लेइंग डाल करके क्या ये लॉजिकल सेंटेंस बनने वाला? वो बता दिया आपको कि सेंटेंस की डेफिनेशन बता दी, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन लिख रखिए कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। और बहुत बढ़िया, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, तो मीनिंगफुल कलेक्शन तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ सही चल रहा है, लेकिन लॉजिकल बात तो नहीं हो रही। मीनिंग निकालने से, उसका ट्रांसलेशन करने से कुछ नहीं होने वाला, ट्रांसलेशन सही आएगा। मुझे बताइएगा 100 मैचेस 2010 से खेल रहा है या खेल लिए? ये कॉन्टेक्स्ट तो है ही नहीं। अगर ये 100 ना होता तो चल जाता, चलो विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग मैचेस, एक बार मैच खेलता आ रहा है, लेकिन 100 मैचेस खेल लिए, इसका अब कौन सा खेलेगा? 101 खेलेगा वो। तो ये तो काम पहले खत्म हो चुका है।
हाँ, अब देखो, अब वो प्रॉब्लम क्या थी, अभी थोड़ी देर पहले देखो, सिंस फोर देखने पर आपको परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनाना चाह रहे थे, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट में ही सही था। अभी फिर एक और झटका लगा क्या, कि सिंस देखने के बाद आप परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट पे जाना चाहते थे, यहां भी प्रॉब्लम होगी, ये परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं, ये परफेक्ट है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि 100 मैचेस खेल रहा है, मतलब रोजाना 100 मैचेस खेल सकता है कोई इंसान, एक एक करके इंडिविजुअली खेलेगा, एक खेलेगा, फिर 50 हो गए, 99 100 मैचेस गुजर गए हैं वो, और उसके बाद अब 101 पे पहुंचेगा, तो आप कर ही नहीं सकते कॉन्ट्रोवर्सी को। अब वो जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डाला हुआ है किताब में, जो जिसमें ट्रांसलेशन हिंदी का लिखा हुआ है, जो ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं कि सिंस फोर देखते बच्चा ये कर देता है, ये फला फला टाइम देखा ये कर दिया, वहां केवल आपको वर्ब की प्रैक्टिस हुई है, वहां आपको एरर डिटेक्शन नहीं हुए हैं, आप एरर को फाइंड नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे टेंसेस को नहीं सीख सकते। और मजे की बात यह कि टेंस ही शुरुआत है इंग्लिश की, अगर ये टेंस आपका सही से नहीं हुआ, यानी बेस तैयार नहीं हुआ, तो फिर आगे जो इंग्लिश है, चाहे वो एकेडमिक लेवल हो और चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल हो, वो फिर अच्छा होने वाला नहीं है, उसमें कोई भी फायदा नहीं होगा, फिर कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये सब चीजें हमें करनी है। देखो फिर बताऊं, मुझे आज टेंस पढ़ाने थे, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाया, क्यों? क्योंकि वो बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आ रही है, जो हर्डल है, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, जब तक मैं उनको दूर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं सही शुरू नहीं कर पाऊंगा। तो कुल मिला के ये कि 2 क्लासेस में ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या बताया मैंने। ये बताया कि टाइम और टेंस का मतलब ये है कि टेंस यानी वर्ब की फॉर्म को डिसाइड नहीं कर सकते टाइम के अकॉर्डिंग, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि टाइम ये कुछ और बता रहा है, इसने काम कर लिया, पास्ट में किया था, इसलिए ये यहां मांग रहा सेकंड फॉर्म, यहां कुछ और कहना चाहता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा भले ही आ रहा हो, इसलिए परफेक्ट है। तो सारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा आपका टाइम के अकॉर्डिंग, आपका सेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने फिक्स कर दिया एक रूल, अगर आपको 2 और 2 करना है तो 4 आना ही आना है, या ऐसा नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज है ये। इसलिए फिर क्योंकि ये लंबी क्लास हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि ये लेकिन हाँ, ये प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट क्लास में हम मतलब डेफिनेटली वो जो कॉन्सेप्ट हमारा टेंसेस का, टेंस बाय टेंस, हम उसको शुरू करेंगे। और अगली क्लास ये, क्योंकि हमने जो करना था करीब करीब ये तो पक्का है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या। आखिरकार वो जो चीजें हमारे साथ गड़बड़ हो रही हैं उनको सही करना सबसे पहले हमारा काम है। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको बेस तैयार करना होता है। तो इसलिए बच्चों, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जो भी हैं, वो मैं बेस तैयार करना चाहता हूं। आपको पहले यकीन होना चाहिए कि हाँ, जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ाएंगे, तो इसलिए वो ज़रूरी है आपको मुझसे जुड़ना। तो आपका मेरा एक आपस में फेथ होना बहुत ज़रूरी है, और फिर आप मेरे साथ आओगे और फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली फिर उसके बाद है नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ये डेफिनेटली मैं टेंस पर काम करेंगे हम, और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। ओके।